जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2017 में जो आपके रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के स्टैटिक जीके, साइंस, कंप्यूटर या फिर पॉलिटी से प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सेट 4 होगा। इससे पहले हम लोग 3 सेट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उन सेट के वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 मई 2021 से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे हम एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें या फिर रेलवे की बात करें, तो उनके लिए कई सारे नए कोर्सेज की शुरुआत हो रही है। इन कोर्सेज की खास बात क्या होती है कि इसमें आपका जो पूरा सिलेबस होता है वह कवर किया जाता है। इसके अलावा हमारे देश के जो सबसे बेस्ट फैकल्टी हैं उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलता है। सभी क्लासेज का यहाँ पर फ्री में स्टडी मटेरियल मिलता है। समय समय पर आपके कई सारे मॉक टेस्ट और वीकली क्विज यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज कि यहाँ पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सीजन भी होता है, जिसमें आप लोग अपने सभी डाउट को पूरा कर सकते हैं। तो एसएससी के लिए यहां पर कई सारे नए बैच शुरू हो चुके हैं। अगर आप इनमें से किसी भी बैच को परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करिए। वहां पर आपको यूज करना है कोड KV10 और इससे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर आप एसएससी का इस समय सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं 1 सालों के लिए तो 2 महीने का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आप लोग बैंक या फिर रेलवे का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं 2 सालों के लिए तो यहां पर आपको 4 महीने का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त में मिलेगा। तो इस ऑफर का लाभ भी आप लोग उठा सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो अनअकैडमी के ऊपर अगर आप लोग ग्रुप डी एग्जाम या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर सेट हैं वे कराए जा रहे हैं। आज दिन में 12 बजे आपका एक सेट करवाया जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप 12 बजे इस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेलवे का सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वह आपको मात्र 3000 रुपये में मिल जाएगा। और यहां पर भी अगर आप लोग कोड यूज करेंगे KV10 तो तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग की सहायक इकाइयों के रूप में कार्य किया था। तो ये हमारी सहायक इकाई किसकी थी? तो ये आपकी सहायक इकाई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसी की सहायक इकाई के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कर्नाटक के बेलगाम में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, ये हमारा वही है जिसका नाम 1921 में बदल करके स्वराज्य सभा कर दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि 1921 में इसका नाम बदला गया था। अगला प्रश्न देखिए, करंट अफेयर का पूछा गया था। तो बस करंट अफेयर के प्रश्न आपको थोड़े से देख लेने हैं। प्रश्न आपके एक अवार्ड से था कि किसे अर्थ हीरोज अवार्ड 2016 में मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारी का इलाज है? तो बीमारी की अगर हम लोग इलाज की बात करते हैं तो ये आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। किसमें? अथर्ववेद में बीमारियों के इलाज के बारे में बात की गई है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारतीय रेलवे नेटवर्क डैश डैश स्टेशन के बारे में जोड़ता है, यानी कि ये कितने रेलवे स्टेशन को आपस में कनेक्ट करता है? तो टोटल यहाँ पर 8000 रेलवे स्टेशन को कनेक्ट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि हबल का जो नियम है वह किससे संबंधित है? तो आसान सा प्रश्न है। हबल के अगर हम लोग रूल की बात करते हैं तो ये खगोल विज्ञान से संबंधित है। किससे? खगोल विज्ञान से ये संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। और आपने पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में, जिसमें यह बताया गया है कि हमारा एक छोटा सा बिंदु था जिसमें आपके विस्फोट होता है और उसके बाद में ब्रह्मांड के निर्माण होता है। तो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हबल महोदय के द्वारा यह बताया गया है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वह निरंतर बढ़ रहा है और ये लगातार फैल भी रहा है। फिर एक प्रश्न करंट अफेयर से पूछा गया था। तो देख सकते हैं कि प्रश्न यहां पर क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न भी आपके करंट अफेयर से था, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके CBT 1 एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं। प्रश्न क्या था कि अक्टूबर 2016 में भारत के द्वारा लॉन्च किया गया GSAT-18 किस प्रकार का सैटेलाइट था?
तो ये हमारा एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2018 तक कुल मिलाकर के 20 जीसैट सैटेलाइट इसरो लॉन्च कर चुका है और इनमें से जो 14 सैटेलाइट हैं वो वर्तमान में भी कार्यरत हैं, यानी कि वे अपनी सेवाएं आज तक दे रही हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया, आसान सा है, कि नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र जिला बन गया है, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको मिलेगा असम में। असम देखिए, ये आपके असम के बीचों बीच से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और इसी में एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप की बात करते हैं तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और 2016 में असम राज्य की सरकार के द्वारा इसको एक जिले का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि डैश डैश माउस पर क्लिक करने से MS वर्ड में जो आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं इनको आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग माउस के ऊपर 3 बार लगातार क्लिक करते हैं तो आपका जो भी यहाँ पर टेक्स्ट होगा वह आपका पूरा हो जाता है सेलेक्ट, यानी कि ट्रिपल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। यानी कि अगर आप लोग माउस को 3 बार लगातार क्लिक करते हैं तो आप किसी भी पैराग्राफ के पूरे टेक्स्ट को एक साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न देखिए, करंट अफेयर से पूछा गया था कि 2016 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वह किसे मिला था? तो ये मिला था यहाँ पर जुआन मैनुअल संतोष को। और अगर हम बात करते हैं 2020 की तो विश्व खाद्य प्रोग्राम को मिला था। 2019 की बात करते हैं तो आबे अहमद अली को यह पुरस्कार मिला था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टार ब्राजील का है? तो ब्राजील की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका नाम है नेमार। क्या नाम है? नेमार आपके ब्राजील के हैं। बाकी इन सभी फुटबॉलर की बात करें, चाहे गैब्रियल बतिस्तुता हो, मार्कोस रोजो हो, लियोनल मेसी हो, तो ये आपके अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। फिर प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि WWF का मतलब क्या है? तो WWF का मतलब होता है यहाँ पर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। विश्व वन्यजीव कोष के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। हमारे देश के पवन सुखदेव इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं और हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? तो स्विट्जरलैंड का जो ग्लैंड है वहाँ पर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं नील द्वीप की तो ये आपके लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अच्छा, नील द्वीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2019 में इसका नाम बदल दिया गया था। अब इसका नाम है शहीद द्वीप। तो ये आपको अंडमान और निकोबार में मिलेगा। उसी समय जो यहाँ पर रॉस द्वीप था उसका नाम नेताजी द्वीप कर दिया गया था, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया था। और अंडमान और निकोबार में आपको हैवलॉक द्वीप मिलेगा। इसका नाम यहाँ पर स्वराज द्वीप रखा गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी अगर हम लोग मिनिकॉय की बात करते हैं, कवारत्ती की बात करते हैं, अमिनी की बात करते हैं, तो ये सारे हमारे लक्षद्वीप से संबंधित द्वीप हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी यानी कि नील हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न आपके करंट अफेयर का पूछा गया था कि रूस का हमारा एक पुजारी था जो कि गुब्बारा में अकेले भर के उड़ गया था। तो ये यहाँ पर कितने समय के लिए उड़ा था? तो ये टोटल उड़ा था यहाँ पर 17 दिनों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं पुजारी साहब को जो कि अकेले गुब्बारे में बैठ करके उड़ गए थे 17 दिनों के लिए। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इज नॉट ए कॉमन बिटमैप बेस्ड फाइल टाइप एक्सटेंशन, यानी कि इनमें से आपका कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? तो अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ODT हो जाएगा करेक्ट। ODT की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। तो ये आपके टेस्ट से रिलेटेड है। बाकी अगर हम TIFF की बात करते हैं तो टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, ये इसका पूरा नाम होता है। PNG तो आप सभी को पता होगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका नाम है। उसी प्रकार से अगर हम लोग PCX की बात करते हैं तो पिक्चर एक्सचेंज इसका पूरा नाम है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसको 1919 में पारित किया गया था। कब? 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में एक राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्वाचन न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होती है? तो यह भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर हमारे देश का कोई भी व्यक्ति कम से कम 35 वर्ष की आयु को पार कर चुका है तो वह किसी भी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। और राष्ट्रपति के लिए भी आयु सीमा 35 वर्ष से निर्धारित की गई है।
फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जुलाई 2016 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थलों की सूची है उनमें से कौन सी साइट जोड़ी गई। तो यहाँ पर जो हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपको मिल जाएगा सिक्किम में, इसको 2016 में शामिल किया गया था। वैसे अगर हम लोग 2016 की बात करते हैं तो दो अन्य स्थलों को भी यहाँ पर शामिल किया गया था। कौन कौन से थे? तो एक तो आपका है नालंदा महाविहार जो कि आपको बिहार में मिलेगा, और एक आपका है ली कार्बोसियर की वास्तुकला जिसको यहाँ पर 2016 में ही कंचनजंगा के साथ में शामिल किया गया था। अच्छा, लेटेस्ट आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 2019 में जो जयपुर है, राजस्थान का शहर है, इसको यूनेस्को ने अपने 38वें स्थल के रूप में शामिल किया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि लोकसभा के संदर्भ में लीडर ऑफ हाउस डैश डैश को संदर्भित करता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग लीडर ऑफ हाउस की बात करते हैं तो हमारे देश का पीएम अगर लोकसभा का सदस्य होता है तो वही आपका लीडर ऑफ हाउस होता है। लेकिन अगर पीएम लोकसभा का मेंबर नहीं है, राज्यसभा का मेंबर है, तो उसके द्वारा लोकसभा के किसी अपने मेंबर को यानी कि लोकसभा के उसी पार्टी के सदस्य को यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा लीडर ऑफ हाउस के रूप में नामित किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। या तो प्रधानमंत्री होगा या एक मंत्री जो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि ट्रॉपिज्म का संदर्भ किससे है या ट्रॉपिज्म किसको रेफर करता है। तो जब हमारे प्लांट में डायरेक्शनल ग्रोथ होती है तो इसी को ट्रॉपिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत के भुगतान बैंकों के लिए निम्नलिखित गतिविधि की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं अपने देश के पेमेंट बैंक की, तो ये आपको उधार में पैसे नहीं दे सकते हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि हमारे जो पेमेंट बैंक होते हैं वे कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। चलिए यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न है, जरा कमेंट में आप बता दीजिएगा कि हमारे देश का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि विशेषज्ञों के अनुसार उस समय यानी कि 2016 में जो उत्तराखंड में भीषण आग लगी थी उसका कारण क्या था। तो इसका कारण यहाँ पर था ब्लैक कार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया था, ये भी आपके करंट अफेयर का ही प्रश्न है कि किस राज्य में स्वतंत्रता पूर्व बंकर की खोज अगस्त 2016 में राजभवन में की गई थी। तो इसकी खोज यहाँ पर कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया, आसान सा प्रश्न है कि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है। पलायन वेग जिसे हम लोग एस्केप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, यह आपकी वह स्पीड होती है जिस स्पीड से अगर आप लोग किसी चीज को फेंक देंगे ऊपर तो वह आपके पृथ्वी के बाहर चली जाएगी। तो ट्राई करिएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड होनी चाहिए, यानी कि अगर इतनी स्पीड से आप किसी चीज को पृथ्वी के ऊपर से फेंकते हैं तो यह जो चीज है वह आपके पृथ्वी से बाहर चली जाएगी स्पेस में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ट्राई जरूर करिएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि इंदिरा नूई एक भारतीय मूल की नेता हैं, किस कंपनी से जुड़ी थी। तो ये आपकी पेप्सिको की पहले चेयरमैन थी। किसकी? पेप्सिको की पहले चेयरमैन नहीं, सीईओ थी। तो इनका नाम है यहाँ पर इंदिरा नूई। पेप्सिको कंपनी की बात करते हैं तो 28 अगस्त 1920 को स्थापना हुई थी। क्लाइव ब्रैदम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और रमोन लग्वार्ता, क्या नाम है? रमोन लग्वार्ता, ये इस समय पेप्सिको कंपनी के सीईओ हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, यानी कि किस राज्य की यहां पर किसी देश के साथ में सीमा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो हरियाणा राज्य है यह आपके किसी भी देश के साथ में सीमा नहीं बनाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग की विशेषता नहीं है। तो तरंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको तरंग दैर्घ्य मिलेगा, यानी कि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड मिलेगा, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। आवृत्ति की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी आपको मिलेगी। माध्यम इसमें नहीं होता है, यानी कि तरंग हमारी किसी माध्यम में गति करती है, ना कि माध्यम हमारे तरंग की कोई प्रॉपर्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनों से संबंधित एंटी मैटर कणों को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इससे हम लोग पॉजिट्रॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पॉजिट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग पॉजिट्रॉन की बात करते हैं तो ये आपके बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि इसका जो मास होता है, इसका जो चार्ज होता है वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर आपको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज,
लेकिन जो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर आपको निगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो कार्ल डी एंडरसन के द्वारा 1932 में इसकी खोज की गई थी। तो ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, किसी प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। फिर पूछा गया कि जायरोस्कोप का जो सिद्धांत है किसमें उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये जो सिद्धांत है वह आपको इंकजेट प्रिंटर में देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे बृहदेश्वर का मंदिर है ये आपको कहां पर मिलेगा। सीबीटी 1 में भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया था। तो बृहदेश्वर की अगर हम लोग मंदिर की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा तमिलनाडु राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, बृहदेश्वर के मंदिर की बात हुई है तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा यूनेस्को स्थल है तमिलनाडु में ग्रेट लिविंग चोला मंदिर, तो उसमें आपका ये बृहदेश्वर का मंदिर शामिल है। राजा चोला प्रथम के द्वारा 1003 से 1010 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि डैश डैश झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। तो कौन सी झील है? इसका नाम है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऊलर लेक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। और ये झील आपको कहाँ पर मिलेगी? तो ये झील आपको मिल जाएगी जम्मू और कश्मीर में। इसी प्रकार से अगर आपसे भारत के सबसे लंबी झील के बारे में पूछा जाए तो वह वेम्बनाड लेक है जो कि आपको केरल में मिलेगी। सबसे बड़ी खारे पानी की झील के बारे में पूछा जाए तो वह आपकी चिल्का लेक है जो कि उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, सांबर झील के बारे में आपको याद रखना है कि ये हमारे राजस्थान राज्य में स्थित है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि सितंबर 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में प्रभार किसके पास में था। तो उस समय गवर्नर थे उर्जित आर टेल। टेल नहीं है, ये आपके पटेल हैं। तो ये उस समय गवर्नर थे। वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर है। अच्छा चलिए, गवर्नर की बात हुई है तो अभी एक नए उप गवर्नर अपॉइंट हुए हैं इसी मई महीने में आरबीआई के। तो उनका नाम क्या है? जरा नीचे कमेंट में आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो सीपीयू हमारा पेरीफेरल डिवाइस नहीं है यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, पेरीफेरल डिवाइस की बात करते हैं तो ये हमारे एक ऐसे डिवाइस होते हैं जिनके माध्यम से आप सूचनाओं को भेज सकते हैं या सूचनाओं को रिसीव कर सकते हैं। यानी कि सामान्य शब्दों में जो हमारे इनपुट या आउटपुट डिवाइस होते हैं उन्हीं को हम लोग पेरीफेरल डिवाइस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी सीपीयू हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पहली लोकसभा के हमारे अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा गया था। तो सुल्तान आपके दिल्ली सल्तनत वाले कहते थे अपने आप को। बाद में जब यहाँ पर मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है तो यहाँ पर नई पदवी आ जाती है जिसे हम लोग बादशाह के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मुगल के जो आपके राजा हुए थे उनके द्वारा सुल्तान टाइटल का यूज नहीं किया जाता था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति को कश्मीर हिरण भी कहा जाता है। तो कश्मीर हिरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका होता है हंगुल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए, ये आपका है काश्मीरी हंगुल, काश्मीरी हिरण, जिसे हम लोग हंगुल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कोपा अमेरिका 2016 फुटबॉल चैंपियनशिप किस टीम ने जीता था। तो पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि दक्षिण अमेरिका के जो हमारे देश हैं उनके बीच में एक टूर्नामेंट होता है जिसे हम लोग कोपा अमेरिका के नाम से जानते हैं। और ये 2016 में किसने जीता था? तो 2016 में इसको जीता था चिली ने। तो ये आपको याद रखना है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बार इसको किसने जीता है तो उरुग्वे ने सबसे ज़्यादा बार जीता है। 2019 में जो आपका आखिरी बार ये टूर्नामेंट हुआ था उसको जीता था ब्राज़ील ने। 2020 में नहीं हुआ था कोविड-19 के कारण। तो 2019 वाला ब्राज़ील ने जीता था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि रेल टेल कॉर्पोरेशन क्या है। तो अगर हम लोग रेल टेल की बात करते हैं तो ये हमारा एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है यानी कि सरकार के अधीन यह एक कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से पेशेवर भारतीय निशानेबाज को पहचानिए। यानी कि यहां पर कौन हमारा शूटिंग से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है उसके बारे में आपको बताना है। तो इनका नाम यहां पर है क्या? सी यानी कि अंजलि भागवत।
बाकी अगर हम लोग सुधा सिंह की बात करते हैं तो ये स्प्रिंट रनर है, शिवानी कटारिया की बात करते हैं तो ये स्विमर है, अंजलि भागवत ये शूटर है, और ललिता बाबर की बात करते हैं तो ये भी स्प्रिंट रनर है। तो देखिए, चाहे आप लोग ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में आपके खेल और उससे संबंधित खिलाड़ियों से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कोशिश मैं करूंगा कि इसी मंथ आपको एक वीडियो इसके ऊपर मैं प्रोवाइड करा दूं, जिसमें जो हमारे फेमस खिलाड़ी हैं और वे जिस खेल से जुड़े हुए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन आईएनएस अरिहंत का सबसे उपयुक्त वर्णन है, यानी कि आईएनएस अरिहंत है क्या? तो ये हमारी क्या है, एक सबमरीन है, यानी कि पनडुब्बी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। 26 जुलाई 2009 को आंध्र प्रदेश में जो हमारा वाइजैग है, यानी कि विशाखापट्टनम है, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी कि टोटल सोलर एक्लिप्स आपका कब होता है? तो ये आपका तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो वो हमारे सोलर एक्लिप्स का समय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया था? तो इस साहित्य का नाम है तिरुक्कुरल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तिरुक्कुरल की बात करते हैं तो ये तमिल भाषा में लिखा गया था, किसके द्वारा? वल्लुवर के द्वारा। रत्नावली की बात करते हैं तो हर्षवर्धन इसके लेखक हैं। राज तरंगिणी की बात करते हैं तो कल्हड़ ने इसको लिखा है। और मेघदूत की बात करते हैं तो कालिदास जी के द्वारा इसको लिखा गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो जो आपके इमोशंस वगैरह होते हैं, जो आपके दिल में प्यार के जज्बात वगैरह जगते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं यही जो हमारी ग्रंथि है वह जिम्मेदार होती है। और ये आपको ब्रेन में देखने को मिलेगी। कहाँ पर? ब्रेन में आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये हमारा पूरा ब्रेन है और इसमें आपको ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में। पहले इसके अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, जिनको भारतीय स्पेस प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। और अगर हम लोग वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो उनका नाम है के सिवन साहब। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि रेल वायर इनमें से किससे संबंधित है? तो रेल टेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वह आपकी एक पीएसयू है। और रेल वायर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे रेलवे की ब्रॉडबैंड सेवा है। और ये जो रेल वायर है ये आपके रेलटेल कंपनी के द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। एक प्रश्न और पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश ने यूनाइटेड किंगडम के शासन को औपचारिक रूप से वर्ष 1986 में समाप्त कर दिया था? यानी कि यहां पर कौन सा देश ब्रिटेन से 1986 में आजाद हुआ था? तो इस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चौथे सेट को भी डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने यहां तक वीडियो को देखा है नीचे कमेंट में यस जरूर टाइप करिएगा। और अगर आपने अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो नहीं किया है तो मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप फॉलो जरूर कर लें। आज दिन में 12 बजे आपकी जो क्लास होने वाली है उसमें हम लोग ग्रुप डी के 25वें सेट को डिस्कस करेंगे। तो उस क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करिएगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।